हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सभी एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट्स को ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुननी है और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है मैं यहाँ पे क्या कहने जा रहा हूँ। ठीक है, आज हम एक बहुत बड़ा परिवार ऑलरेडी बन चुके हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल से और हम सभी लोग मिल के यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं और किन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। राइट, पढ़ा सभी रही हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, आपको अकेडमी भी पढ़ाता हूँ और वैसे भी मैं आपके कई बार लेक्चर्स लेता रहता हूँ। लेकिन वो चीज़ सभी टीचर्स कर रहे हैं, हजारों चैनल है जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ सब जगह चल रही है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम है, ज़रूरत है उन्हें सोल्व करने की। ठीक है, मेरे चैनल बनाने का मकसद कहीं ना कहीं यही था कि जो एसएससी एस्पिरेंट हैं जिनकी प्रॉब्लम नहीं सुनी जा रही वो रिजोल्व की जाए, और ये सिर्फ एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं। ठीक है, ओवरऑल मेरा जो प्लान था बड़ा इस चैनल को लेके कि हम कुछ ऐसा करें, कम्युनिटी ऐसी हो जो हर तरह से लोगों को सपोर्ट कर पाए, सच लाइक अ एनजीओ टाइप। राइट, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इस टाइप की मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, सब चीज़ आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में खास क्या है। राइट, तो शुरू करते हैं। एसएससी और रेलवे सभी एस्पिरेंट्स को इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मैंने बीटेक की हुई है, मेरा नाम शुभम जैन है। एसएससी सीजीएल 2017 के थ्रू सिलेक्टेड हूँ मैं सीबीडीटी डिपार्टमेंट में। सीजीएल 2018 भी देना पड़ा क्योंकि सीजीएल 2017 का फाइनल रिजल्ट तब तक नहीं आया था। ऑल्दो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, सीजीएल 2017 फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है, उसमें भी काफ़ी डिसेंट स्कोर है। सीजीएल 2019 की बात करूँ, टियर 1 इसका भी देना पड़ा, इसमें भी 187 नंबर है, ऑल्दो पेपर वाले दिन ही गया। तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो एक बार सिलेक्शन ले सकता है वो बार बार सिलेक्शन ले सकता है। कोर्स कुछ चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ वही तो है, एक ही चीज़ तो बार बार पढ़ के देनी है। 2020 दिया जाएगा, उसमें भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसने एक बार सिलेक्शन ले लिया वो बार बार नहीं ले सकता। और खाली मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीजीएल 2017 2018 में मेरे से भी ज़्यादा नंबर है, सीजीएल 2019 में भी मुझसे ज़्यादा नंबर है। मैनी पीपल आर देयर। राइट, एवरीवन इज वर्किंग रियली हार्ड। और ये प्रोसेस की वजह से है कि हमने सीजीएल 17 में सिलेक्शन के बाद भी 18 देना पड़ा, 18 के बाद 19 भी देना पड़ा क्योंकि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है। और इतना टाइम हो गया है कि ज्वाइनिंग का जो वेट है ना वो भी अब नहीं होता। अब कुछ ऐसा नहीं है कि अंदर से वो फीलिंग ही खत्म हो चुकी है इस चीज़ को लेके, जो उत्सुकता थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन जॉब तो चाहिए, तो एग्जाम्स सभी देते रहेंगे। ठीक है, आई एम रनिंग दिस चैनल, तो मुझे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी सारे लोग हैं जो अभी तक घर में बैठे हुए हैं, जो वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का। ठीक है, उनके 3 साल यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा, अगर और बताऊँ अपने बारे में जो जानना चाहते हैं, मैं पढ़ाता भी हूँ आप लोगों को कभी कभी। ठीक है, अकेडमी पे रेगुलर पढ़ाता हूँ, अपने चैनल पे थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ लेकिन पढ़ाता हूँ जब टाइम आता है। आपका मेंटर भी हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। कि मैंने किया है सिलेक्शन तो आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि आप भी ऐसे तैयारी करोगे तो शायद आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और हर जगह से मैं आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। कभी कभी मोटिवेशनल वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए बना देता हूँ। राइट, जो मुझे लगता है कि आपको तैयारी को एक नई दिशा देगा और आपको जो परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज करेगा। अच्छा, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इश्यूज के बारे में। कौन से ऐसे इश्यूज है जो अर्जेंटली रिजोल्व होने चाहिए। सबसे पहला इशू तो है एसएससी सीजीएल 2018 टियर 3 रिजल्ट का और एमटीएस टियर 2 रिजल्ट का। फिलहाल मैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, रीज़न ये है कि कल ही आपका एसएससी सीएचएसएल 2018 का टियर 2 का रिवाइज रिजल्ट आ गया था। यूएफएम से काफ़ी लोगों को फाइनली छुट्टी मिल गई थी। ठीक है, यूएफएम के लिए काफ़ी कैंपेन्स चलाए गए, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया और स्टार्टिंग में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो उसके अगेंस्ट थे। वो कह रहे थे नहीं होना चाहिए, अब जो हो गया देखा जाएगा, एसएससी अपना कभी फैसला नहीं बदलेगा। लेकिन फैसले बदले जाते हैं अगर जब स्टूडेंट्स के अंदर यूनिटी हो, जब वो अपने लिए लड़ते हैं तो सबको झुकना पड़ता है और स्टूडेंट्स की बात माननी पड़ती है। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे यूएफएम के मुद्दे की अगर मैं बात करूँ, कोई एक पर्सन नहीं है जिसकी वजह से ये हुआ है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द एस्पिरेंट्स। सभी लोग एस्पिरेंट्स के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन थी कि 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल एग्जामिनेशन की, सीजीएल एग्जामिनेशन की और एमटीएस एग्जामिनेशन की। उन्होंने तैयारी करे, अच्छे नंबर भी लेके आए, जब सिलेक्शन की बारी तो यूएफएम लगा दिया गया, उन्हें फेल कर दिया गया। राइट, तो एवरीवन वाज स्केयर्ड और डू और डाई वाली सिचुएशन थी, तो सभी लोग लड़े, ट्विटर कैंपेन चलाई गई, ग्रीवेंसेस डाली गई। ठीक है, मास लेवल पे चीज़ें हुई और फाइनली रिजल्ट क्या आया कि यूएफएम को वन टाइम एग्जामिनेशन दे दी गई एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में, और सीजीएल और एमटीएस एग्जामिनेशन में भी अब यूएफएम नहीं होगा 2018 वाले एग्जाम में। कम से कम आने वाले एग्जाम में दोबारा यूएफएम हो सकता है, उसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यूएफएम से थोड़ी राहत मिल चुकी है सीजीएल 2018, सीएचएसएल 2018 एंड एमटीएस 2019 स्टूडेंट्स के लिए। राइट, ये कब हुआ, जब सभी लोग सामने आए। वरना एसएससी में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा आपको कि बिना कोर्ट केस के कोई चीज़ रिजोल्व हुई है। सीजीएल 2016 में सॉरी, काफ़ी लोगों का यूएफएम का केस चल रहा था, अब जाके उनका फाइनल ऑर्डर आया है और अब उन्हें जाके ज्वाइनिंग दी गई। ये कोर्ट केस चल रहा था 4 साल से, 4 साल के बाद अब उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, अभी भी मिली नहीं है। राइट, तो हम पहली बार ऐसा हो पाया कि कोर्ट केस के बिना एक चेंज ला पाए सिस्टम के अंदर। और ये किस वजह से हुआ, ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। ये अपनी बात एसएससी तक सही ढंग से पहुंचाने की वजह से हुआ है। अभी मैं एक देख रहा था टेलीग्राम ग्रुप पे,
कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे, कोई नया एसएससी का एस्पिरेंट रहा होगा, उसने कहा एसएससी का प्रोसेस बड़ा गंदा है, अगर मैं कुछ कभी फ्यूचर में किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंचा तो आई विल मेक चेंजेस इन दैट। बट हुआ क्या, बाकी लोगों ने कहा भाई बस मुझे तो जॉब मिल जाए, ठीक है, बस मैं तो गंगा नहा लूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, एक बार बस जॉब मिल जाए जैसे से आगे बढ़े। क्योंकि वो सब थक चुके हैं, वो कोशिश करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, चेंजेस नहीं आते, राइट। जो लोग नहीं होते हैं वो चाहते हैं कि एक चेंज आए सिस्टम के अंदर, और चेंज जरूरी है, ठीक है। हमें अपने अंदर वो चीज़ मरने नहीं देनी कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे। वी नीड टू ब्रिंग द चेंज, और चेंज आएगा तभी चीज़ें आसान होंगी हमारे लिए, ज़िंदगी आसान होगी। वैसे ही आज के टाइम पे ज़िंदगी बहुत डिफिकल्ट बन चुकी है, जॉब्स है नहीं, ऊपर से कोरोना ने कहर मचा रखा है। जिनकी जॉब थी, 2 करोड़ लोगों की लगभग जॉब जा चुकी है जब से कोरोना हुआ इंडिया में। देयर इज नो प्लान कि उन्हें जॉब वापस कैसे मिलेगी, सैलरी कट्स हो चुकी हैं। तो बहुत ग्रिम सिचुएशन में हम जी रहे हैं, और उसके ऊपर और क्या क्या चीज़ें हमारे साथ आ रही हैं। एक होता है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, जिसका आपका नोटिस आया था फरवरी में, अब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया, राइट। अभी तक ये भी नहीं पता कि कौन एग्जाम लेगा, एग्जाम कब होगा, कुछ इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अगर हम बात करें वेटिंग लिस्ट के बारे में, एसएससी एग्जाम्स में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, राइट। अगर मैं बात करूं, मेरा सीजीएल 2017 से सिलेक्शन हुआ है, सीजीएल 2018 में आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेटर जॉब, और मैं सोच रहा हूं कि क्या सीजीएल 2017 की अगर 1% कुछ हो कि मैं उसकी जगह 2018 से डायरेक्ट ज्वाइन करूं, तब तक मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ, और वो मैं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वहाँ पे एक सीट बेकार हो जाती है, क्योंकि वो जॉब किसी और को दे नहीं जाएगी, और ना चाहते हुए भी इस पार्ट का मुझे भागीदार बनना पड़ेगा, राइट। तो चीज़ें यहाँ पे ये समझ में आ रही है, यहाँ पे एसएससी एग्जाम्स में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। अगर कोई जॉब ज्वाइन नहीं करता, वो जॉब किसी और को नहीं दी जाती, राइट। वो जॉब बस फिर उस साल के लिए वैकेंट हो जाती है। अब वो जॉब किसी और को मिल सकती है, पर्टिकुलर पर्सन को, अगर कोई पर्सन ज्वाइन नहीं करता। से आपने एसएससी का एग्जाम दिया, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी सिलेक्ट हो गए, लेकिन आप दिल्ली में रहते हो, आपको मिल गया चेन्नई, आप नहीं जाना चाहते चेन्नई, आप जॉब नहीं लोगे। इवन तो आपकी बहुत अच्छी रैंक है, आप जॉब नहीं लोगे, ठीक है, आप नहीं जाना चाहते घर से बाहर, और चेन्नई में जॉब मिल गई, देयर इज नो वेटिंग लिस्ट। अगर आपने जॉब नहीं ली तो वो सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, वो सीट किसी को दी जाएगी, और अगले साल हो सकता है वो सीट आगे जाके ऐड हो, ठीक है। हो सकता है कुछ और चेंजेस आ जाए, फिर गवर्नमेंट को लगे कि अब हमें स्टाफ की जरूरत ही नहीं है इतने ज़्यादा, तो वो सीट खत्म ही हो जाए। तो वो सीट जो एक पर्टिकुलर पर्सन को उस ईयर में मिल सकती थी, वो नहीं मिलेगी। तो एसएससी एग्जाम में वेटिंग लिस्ट नहीं है, और ना ही रैंक लिस्ट है। रैंक लिस्ट हो तो आदमी पोस्ट प्रेफरेंस बड़ा सोच समझ के भरे कि लोगों का ट्रेंड ये चलता है, लोग इसे प्रेफर करते हैं, तो मुझे ये वाली पोस्ट मेरे होम स्टेट में मिल जाएगी। रैंक लिस्ट से भी काफी आइडिया लग जाता है, लेकिन एसएससी एग्जाम्स में वो रैंक लिस्ट भी नहीं है। पहले एक लिस्ट आ जाती थी पूरी की पूरी, उससे पता चल जाता था आपकी रैंक क्या चल रही है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट पब्लिकली आता था। अब ट्रांसपेरेंसी को ध्यान रखते हुए, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल रिजल्ट दिया जाता है, फाइनल रिजल्ट के बाद ही रैंक लिस्ट आती है, मतलब पूरी लिस्ट आती है, जिससे रैंक आप पता कर सकते हो फाइनल रिजल्ट के बाद। मिडल के प्रोसेस में आप कभी नहीं पता कर सकते कि आप किस लेवल पे चल रहे हो। तो देयर इज नो रैंक लिस्ट। अगर हम बात करें तो वेटिंग लिस्ट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम होने चाहिए यहाँ पे। और चेंज जो प्रोसेस है इतना लंबा, 2-3 साल तक खिंच जाता है, हर बार कुछ ना कुछ बदलाव नोटिफिकेशन में। 2017 में एग्जाम हो रहा था, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आया, नॉर्मलाइजेशन का चेंज ऑल्दो वेरी गुड चेंज, राइट। काफी लोगों को बहुत फायदा हुआ है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और कब हुआ, जब बहुत सारे लोग मिलकर सामने लोगों ने प्रोटेस्ट करी और कहा कि नॉर्मलाइजेशन लाओ एसएससी एग्जाम्स के अंदर, फाइनली आ गया। और आने वाले जनरेशन को सभी को फायदा होगा इससे, आने वाले लोगों को जो फ्यूचर में एग्जाम देंगे एसएससी का, सबको उससे फायदा मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन से, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फायदा हो रहा है, उसके बाद अब सीजीएल 2018 स्मूथली चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर यूएफएम का इशू आ गया, सीएचएसएल 2018 में यूएफएम का इशू आ गया। सीएचएसएल 2018 की बात करें, सितंबर में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, लगभग 1 साल होने वाला है। अब जाके टीयर 2 का रिजल्ट मान के चलो, जो रिवाइज रिजल्ट आया वो भी आया है, उसके बाद कब टाइपिंग होगी, कब फाइनल ज्वाइनिंग होगी। तो बहुत लंबा 2-3 साल तक प्रोसेस चल रहा है। सीजीएल 2017 की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई, राइट। तो प्रोसेस में कंप्लीट चेंज की जरूरत है, और बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे प्रोसेस के अंदर लाए जा सकते हैं, जिससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एसएससी सीजीएल की बात करूँ अगर मैं, ध्यान से देखो इस वीडियो को, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की, जिसमें आपका पहले टीयर 1 होगा, उसके 4 से 5 महीने बाद टीयर 2 होगा, उसके कुछ टाइम के बाद, उसके लगभग ये मान के चलो टीयर 2 के 2 से 3 महीने बाद होता है हमारा टीयर 3 जनरली। और उसके बाद जो होता था, अभी तक जो प्रोसेस चल रहा था, टीयर 3 के बाद अब तो 5 महीने कॉपी चेक करने के लिए चाहिए, और उससे 1-1.5 महीना टीयर 4 के लिए चाहिए, तो 6 महीने के बाद उसका टीयर 4 होगा। उसके 5-4 महीने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, और उसके बाद ज्वाइनिंग में सीबीआईसी और सीबीडीटी डिपार्टमेंट की बात करें तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल आराम से खिंच जाता है। तो प्रोसेस ही 3-3 साल का बन गया है, 2-3 साल का, 3 साल का, ऐसे खिंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अब जिन लोगों ने सीजीएल 2017 दिया अभी तक ज्वाइनिंग नहीं है, उन्हें पता भी नहीं सीजीएल 2017 में उन्होंने क्या करा था, राइट। 4 साल 3 साल बीत चुके हैं इन चीज़ों को, कहाँ तक आदमी क्या क्या याद रखे। दुनिया का पूरा ग्रेजुएशन हो जाती है, यहाँ पे एक एग्जाम का फाइनल रिजल्ट नहीं निकल रहा। चीज़ें धीरे धीरे डिले हो रही हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई विद टाइम, कि अभी कहा गया कि टीयर 2 और टीयर 3 साथ में होंगे, बहुत कम गैप कर दिया टीयर 2 और टीयर 3 में, तो थोड़ा टाइम यहाँ पे बच गया स्टूडेंट्स का, ठीक।
तो यहाँ पे अगर प्रोसेस की बात करूँ, यहाँ पे एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेटिंग लिस्ट का आना। वेटिंग लिस्ट में अगर फिर भी 1% दिक्कत आ रही है तो कम से कम रैंक लिस्ट लाई जाए, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है, जो प्रोसेस है सीजीएल एग्जामिनेशन का, यहाँ पे टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3 है और टीयर 4 है। क्या हमें इतने एग्जामिनेशन की जरूरत है, इतने प्रोसेस से गुजरने की जरूरत है? क्या कुछ चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है? टीयर 1 हो गया आपका, टीयर 2 एग्जाम हो रहा है, टीयर 2 के साथ अब कहा जो टीयर 2 को क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 3 भी दे पाएंगे, राइट। जो टीयर 1 जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया वो टीयर 2 और टीयर 3 दोनों एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन कॉपीज उनकी वैलिडेट होंगी जो टीयर 2 को क्वालिफाई करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये टीयर 4 में कुछ अलग तो है नहीं। टीयर 4 में आपका टाइपिंग है, सीपीटी है। क्या ये दोनों एग्जाम भी टीयर 3 और टीयर 4 को कंबाइन करके एक ही दिन नहीं लिया जा सकता? जिन लैब में आपका टीयर 3 अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, इन्हें भी लैब में ही कंडक्ट करवा लो और वहीं पे टीयर 4 भी एग्जाम कंडक्ट करवा लो। टीयर 3 और टीयर 4 एग्जाम को एक साथ करवा लो, फाइनल एक बाकी में रिजल्ट दे दो। अब रिजल्ट पहले आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, पोस्ट प्रेफरेंस से, तो फाइनल रिजल्ट से हमें अपनी रैंक पता चल जाएगी। रैंक पता चल गया तो हम अपना डिपार्टमेंट चूज कर पाएंगे कि हमें कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो ये भी थोड़ा बेनिफिट होगा कि रैंक लिस्ट अलग से प्रोवाइड नहीं करनी, टीयर 3 को टीयर 4 को साथ में करा लो। वरना टीयर 3 के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही क्या, पहले इंटरव्यू होता था, अगेन एक रिफॉर्म आया, इंटरव्यू को हटा के डिस्क्रिप्टिव लाया गया, तो इंटरव्यू से काफी बेटर था। पहले इंटरव्यू में घूस चलती थी खुलेआम, अब वो सब चीजें नहीं है। कम से कम ये तो है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में यूएफएम है, चलो यूएफएम भी छोड़ दिया। डिस्क्रिप्टिव पेपर में होता क्या है, आपका एसए और लेटर ही तो आपसे लिखवाया जाता है, राइट। अगर आप सीजीएल जैसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें इंग्लिश को आप मेंस में भी पढ़ रहे हो, ठीक है, और अगर आप बेसिक बात करें लेटर और एसए दोनों के, आप हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप ग्रेजुएट हो, लेटर और एसए तो यार लिख ही सकते हो। अच्छा ना लिखो, बुरा लिख दोगे, अभी भी आप क्या करते हो, अगर बुरा लिखते हो 40 नंबर आ जाएंगे, अच्छा लिख दोगे तो 70-80 नंबर आ जाएंगे। ये है, बहुत अच्छा लिख दोगे तो जिनकी बहुत अच्छी है उनके मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिनकी कम है जो राइटिंग स्किल्स जितनी अच्छी नहीं है वो 40-50 नंबर लेके आ जाते हैं। लगभग एवरेज ये चलता है, एवरेज में लोग 60 नंबर के आसपास स्कोर करते हैं। तो क्या जरूरत ही क्या है इस एग्जाम की? मत ही करो टीयर 3, अगर हटाना है तो टीयर 3 को हटा ही दो। क्या जरूरत है इस एग्जाम की? बेफालतू में एग्जाम बढ़ा रखा है ये। और इसमें हमने देखा भी है, इस तरह की कॉपीज भी चेक करी है। अभी सीएचएसएल का पेपर हुआ था, आपका पॉपुलेशन कंट्रोल पे एसए का टॉपिक था, लोग पोल्यूशन कंट्रोल पे लिख के आए हैं, तब भी उनके 62 नंबर हैं। पोल्यूशन कंट्रोल पे लिख दिया पॉपुलेशन कंट्रोल की जगह, तब भी लोग क्वालिफाई हुए, उनके 62 नंबर 58 नंबर ऐसे आए हैं, राइट। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा भी लिखते हैं, ऐसी कॉपीज भी देखी है, अच्छा लिखने के बाद भी उन्हें फेल कर दिया जाता है। एक एस्पिरेंट को 27 नंबर दे देते, फेल कर दिया था एक्सेलरेटर में। ये ठीक लिखा था, अच्छा नहीं कह रहा मैं, ठीक ठाक लिखा था, एवरेज लिखा था, फिर भी वो फेल हो गया। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं। एक एस्पिरेंट है जो सीएचएसएल का पेपर देने जाता है, सीएचएसएल के पेपर में तो उसके आ रहे हैं 100 में से डिस्क्रिप्टिव के अंदर 46 नंबर, सीजीएल का पेपर देने गए डिस्क्रिप्टिव में 100 में से आ रहे हैं 72 नंबर, 74 नंबर। तो क्या, और इनका एग्जाम भी जो सीएम में बात कर रहा हूँ, सीजीएल 2017 की, सीएचएसएल 2017 की एग्जाम में 1 महीने का गैप था। 1 महीने में क्या ऐसा हो जाएगा, एक बंदे की जो राइटिंग की स्किल्स हैं वो इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। सीजीएल का पहले हुआ था, उसके बाद सीएचएसएल का हुआ था। सीजीएल में आ रहे हैं 74 नंबर, सीजीएल में आ रहे हैं 46 नंबर। तो दिस इज ऑल्सो एन इशू दैट शुड बी रिजॉल्व। या तो इसे क्वालिफाइंग ही बनाया जाए, वरना इसमें जो चेकिंग में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अलग अलग इवैल्यूएटर चेक करते हैं। अब डिपेंड करता है वो किस माइंडसेट से चेक कर रहा है, और एसएससी किस तरह से चेक करता है, किन किन पॉइंट्स को देखता है। डिस्क्रिप्टिव में वो भी नहीं क्लियर करते, आरटीआई लगाते हैं तो कहते हैं कि ये नहीं बता सकते। तो ये भी चेंज की जरूरत है। और प्रोसेस को मैं वही कह रहा हूँ कि टीयर 1 ले लिया, टीयर 1 जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनका टीयर 2 ले लो, टीयर 2 के साथ टीयर 3 अगर लेना है तो टीयर 3 और टीयर 4 साथ में ही कंडक्ट कराओ। और उसके बाद जिसका टीयर 2 क्वालिफाई हो गया उनकी कॉपी चेक करो टीयर 3 और टीयर 4 की, और फाइनल रिजल्ट दे दिया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा 6-7 महीने मिनिमम बचेंगे इस चीज़ से। क्लियर? तो ये चेंज की जरूरत है प्रोसेस के अंदर। तो ये हमने बात करी कि क्या क्या दिक्कतें हैं, लेकिन हमें इनके सॉल्यूशंस पे भी जाना पड़ेगा कि सॉल्यूशंस क्या हो सकता है इसका। अगर मैं बात करूं नीट जेईई एग्जाम की, लोग बिलियंस ऑफ ट्वीट्स हो रहे हैं, हर बंदा आज तक सबने सपोर्ट किया उस चीज़ को। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करा, अगर हम बात करें यहाँ पे सोनू सूद ने भी ट्वीट करा, और सारे फिल्म स्टार्स एक एक करके कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं इसके बारे में। न्यूज़ चैनल्स रोज न्यूज़ आ रही है इसके बारे में कि ये हो गया वो हो गया। अच्छा, जेईई नीट एक्सपीरियंस की बात करें, कितने लोग पेपर देते हैं जेईई नीट का? जेईई की बात करें 8.5 लाख एप्लीकेशंस थी। नीट एग्जाम की बात करूं शायद 15 या 16 लाख एप्लीकेशंस थी। उन्होंने पूरा सोशल मीडिया हिला के रखा है। लेकिन एसएससी एग्जाम्स की बात करें जहाँ 44 लाख कम से कम बच्चे पेपर देते हैं, सीएचएसएल का ही अप्लाई करते हैं उसके लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए करोड़ों में बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। 1.2 या 3 लाख करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का मिला दूं अगर मैं तो, ठीक है। वो एग्जाम 1.5 साल से हो रहा है, कोई उसके बारे में बात करने को राजी नहीं है, राइट। अगर हम बात करें न्यूज रिपोर्टर में सिर्फ एक ही चैनल है जो ज़्यादातर अब तक दिखाता है इन चीज़ों को, मुद्दों पे बात करता है इम्प्लीमेंट की, बाकी कोई करता ही नहीं है, सब इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, राइट। गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट की औकात कुछ नहीं रह गई यहाँ पे। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लाइबिलिटीज हैं सरकार के ऊपर और हमें जॉब मिल रही है यहाँ पे। वी आर नॉट एसिड। मतलब ये होता है कि जेईई नीट का एग्जाम में बड़ा मुद्दा है, लोग इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, बट हम क्या करेंगे? सरकारी नौकरी लेंगे, लेकिन
हमारी कोई औकात तो है नहीं, हैसियत तो है नहीं। एग्जाम का प्रोसेस 4-4 साल तक चलेगा। अगर स्टेट गो एग्जाम्स की बात की जाए तो स्टेट के तो और भी बुरे हाल होते हैं, स्टेट एग्जाम्स के बहुत सारे, ठीक है। 8-8 साल बाद जॉब आ रही है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बिहार का भी एक एग्जाम था, उसमें भी बड़ी दिक्कतें चल रही थी, अभी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 2-2 3-3 साल हो गए, टीयर 2 का रिजल्ट नहीं आ रहा अभी तक। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन्हें रिजोल्व करना बहुत जरूरी है, और ये कौन करेगा? ये आप लोग ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता इसमें। आप सोचोगे कि कोई एक पर्सन को आप हाईलाइट कर दोगे कि सर मेरी ये मुद्दा उठाओ, हम आपका साथ देंगे। नहीं भाई, कोई किसी का साथ नहीं देगा। यहाँ पे एस्पिरेंट्स को ही खुद करना पड़ेगा कुछ के लिए। और मैं तो इसके बारे में हमेशा से बोलता आ रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ, मैंने 9 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी कि एसएससी एग्जाम्स में रैंक लिस्ट आनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारी ग्रीवेंसेज भी डाली, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें, तब भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। वहाँ पे एसएससी ने कहा कि रैंक लिस्ट देके कुछ नहीं होगा, क्या गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स क्या करेंगे रैंक लिस्ट जान के, ठीक है। वैसे भी हम प्रेफरेंस लिस्ट तो देते ही हैं आपको, जो प्रेफर्ड जॉब होती है वो वाली जॉब आपको मिल जाती है प्रेफरेंस फॉर्म में। लेकिन लोकेशन, वो कहते हैं उन्हें लोकेशन का ये मतलब नहीं पता कि लोकेशन भी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। हो सकता है मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट प्रेफर करूं अगर मैं होम स्टेट में मिल रही है मुझे वो, राइट। तो कई बार हमारी प्रायोरिटीज होम स्टेट की हो जाती है एज कम्पेयर टू दी जॉब। तो पोस्ट प्रेफरेंस में होम स्टेट का तो कोई कॉलम आता नहीं, वो तो बाद में भरा जाता है। आपको जो मिल जाती है, फिर आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी मेरिट डिसाइड की जाती है, आपको डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन सी लोकेशन मिलेगी। तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है, रिमोट लोकेशन मिल गई, जॉब छोड़ के चले जाते हैं लोग। समझ रहे हो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्या चल रही हैं, ठीक। तो इसके लिए पहले भी बातें की गई हैं, और मुझसे पहले, मैं ये नहीं कह रहा 8 महीने पहले 9 महीने पहले मैंने बात करी है, मुझसे पहले भी काफी टीचर्स ने बात करी होगी जिसके बारे में शायद मुझे भी ना पता हो, राइट। और ये इश्यूज ऐसे हैं जिन्हें रिजोल्व करना बहुत जरूरी है। और आज मैं इस वीडियो के इसके बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं तो बनाता रहता हूँ जब भी मुझे लगता है, और अभी मैं इस इशू के पे आने वाला नहीं था। टू बी फ्रैंक, मैं वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करता। मैंने जब सीईटी की वीडियो बनाई थी अभी 2-4 दिन पहले, मैंने सीईटी से रिलेटेड अभी एक कुछ वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था सीईटी में क्या प्रॉब्लम्स है, और सीईटी इंप्लीमेंट होने से पहले एसएससी में वेटिंग लिस्ट की क्यों जरूरत है। आप लोगों ने देखी होगी तो आपको समझ आएगा कि मैंने किन किन इश्यूज पे बात करी थी जो रिजोल्व होने जरूरी है, जो अभी सीईटी में डिटेल में नहीं बताया गया। अगर सीईटी इंप्लीमेंट भी होता तो ये सिर्फ टीयर 1 के लिए है। टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 तो अभी तक जो एसएससी में चलता है ये वैसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई चेंज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा। प्रोसेस टीयर 1 तो हो ही जाता है, टीयर 1 के बाद टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। आप अपने आप से पूछो टीयर 1 कब दिया था, सीजीएल 2017 का, सीजीएल 2018 का टीयर 1 कब दिया था आपने, नोटिस कब निकला था, ठीक है। ये एग्जाम हो भी गया टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 तो अभी वही ऑर्गेनाइजेशन कराएंगे जो अब तक कराते हुए हैं। तो यहाँ पे चेंज की जरूरत है, ठीक है। प्रोसेस गवर्नमेंट जॉब को ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं 6-6 साल बाद जॉब मिलेगी तो एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है बच्चे के माइंडसेट पे भी, और कल वो जॉब भी करेगा तो इतना सेटिस्फाइड हो सकता है ना हो इस चीज को लेके, क्योंकि स्ट्रगल उसकी बहुत ज्यादा हो गई। जिस एग्जाम के लिए इतनी स्ट्रगल की जरूरत नहीं है, एसएससी सीजीएल एग्जाम कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर हम बात करें एग्जाम क्लियर भी कर ले, इसके लिए स्ट्रगल इतनी ज्यादा हो गई। यूपीएससी एस्पिरेंट बंदा 2 साल तक तैयारी करता है, 1 साल तक तैयारी करता है, 4 साल तक तैयारी करता है, चलो इतनी तैयारी करने के बाद उसकी जॉब लग गई तो प्रोसेस तो लंबा नहीं है, कम से कम 1 साल के अंदर उसका प्रोसेस तो निपटता है। यहाँ पे तो प्रोसेस ही नहीं निपटता, 4 साल निकल जाते हैं एसएससी एग्जाम के प्रोसेस को निपटने में, 3 साल लग जाते हैं, और मिनिमम पहले भी 1.5-2 साल तो वैसे ही लगते हैं, 1.5 साल का तो मिनिमम मान के चलते हैं। तो ऐसा क्या है इस एग्जाम में कि 2-3 साल लग रहे हैं हर एक चीज को लेके। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए एसएससी एग्जाम में, सभी लोगों को इसके बारे में बात करनी चाहिए। खाली स्टूडेंट्स से कुछ नहीं होगा, सभी टीचर्स को भी यहाँ पे सामने आना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको यूनिटी बनानी पड़ेगी, यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक साथ रहना पड़ेगा। जैसे जेई नीट एस्पिरेंट्स सारे एक साथ आते हैं, तो एसएससी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स तो कई लाखों में है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, सभी लोगों को जॉब चाहिए, और सभी लोग जो भी फॉर्म निकालते हैं हम आंख बंद करके भर देते हैं, जब उस एग्जाम के बारे में पता हो या ना पता हो कि चलो कुछ तो जॉब मिले, ठीक है। चाहे किसी भी सेक्टर में कैसी भी जॉब मिले, बस जॉब मिल जाए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स लेकिन वो एक साथ आते ही नहीं है कभी किसी चीज को लेकर, राइट। अब तक मैं चीजें बोल रहा था जब भी लोग साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जरूरत है सब टीचर्स को साथ में आने की और सभी स्टूडेंट्स को भी साथ में आने की। जब सभी लोग साथ में आके कुछ करेंगे तभी कुछ पॉसिबल है, ठीक है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रामो सर ने अभी इसके बारे में दोबारा मुद्दा उठाया, ठीक है। उन्होंने मुद्दा उठाया तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, राइट। तो मैंने 4 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, 8 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी, और अगेन मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि मुद्दा कौन बोल रहा है, कौन किस चीज के बारे में सपोर्ट कर रहा है, उसको इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, वी आर नॉट इनटू इट। हम इस चीज के बारे में कि एस्पिरेंट्स को यहाँ पे क्या फायदा होगा, ठीक है। आपको अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी यहाँ पे, अगर आप अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे तो कुछ नहीं किया जा सकता यहाँ पे। तो उन्होंने एक हैशटैग डिसाइड किया है, आई होप हैशटैग मुझे काफी पसंद आया, तो ये वाला हैशटैग आप सभी लोग यूज कर सकते हो। अपनी बात को आपको शेयर करना है बाकी लोगों से, ट्विटर पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो, कहीं भी वीडियोज बनाओ, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाओ कि ये मुद्दा है। न्यूज चैनल्स वाले आपको हाईलाइट नहीं करेंगे, न्यूज चैनल्स वाले नहीं बताएंगे एसएससी एग्जाम्स में ये दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स में दिक्कत आ रही है, क्यों बताएंगे वो, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं बताएंगे।
उन्हें चाहिए टीआरपी। टीआरपी नहीं मिलेगी तो वो आपकी बात कभी आगे रखेंगे नहीं। टीआरपी के लिए उन्हें चाहिए फॉलोइंग, ठीक है। अगर वो कोई न्यूज़ दिखा रहे हैं और लोग देख रहे हैं तो वो उसके बारे में बात करेंगे, वरना बात नहीं करेंगे। वरना जिंदगी भर सुशांत सिंह राजपूत का केस देखते रहोगे जब तक वो रिजोल्व नहीं होगा। आप जिंदगी भर ये देखते रहोगे कि किस फिल्म स्टार के साथ क्या हो गया, किस फिल्म स्टार ने आज सुबह नहाया है नहीं नहाया, किस फिल्म स्टार को क्या हो गया, कितने डॉक्टर्स उस फिल्म स्टार को ट्रीट कर रहे हैं अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है। जिंदगी भर हमारी जिंदगी इसी में बीत जाएगी, ठीक है। और वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, हम इसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। किसी के साथ कुछ हो जाता है कि हम चाहते हैं कि उसे सपोर्ट करें, बिल्कुल करना चाहिए एक पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट यार, लेकिन अपने लिए तो कभी आवाज़ उठाओ, ठीक है। अपने लिए तो बोलो नहीं यार हमें जॉब दो। अब प्रोसेस इतना लंबा होता है बंदे को, चलो मैं मानता हूँ हर बंदा कैपेबल नहीं, हर बंदे की जॉब नहीं लग सकती, करोड़ों लोग जॉब देंगे, वैकेंसीज लिमिटेड होंगी, चलो धीरे धीरे घटती जा रही है, वैकेंसीज घट रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 50 वैकेंसीज हैं, मुझे नहीं चाहिए 5 लाख वैकेंसीज, ना मुझे चाहिए 1 करोड़ वैकेंसीज, 50 वैकेंसीज है। जो पेपर दे रहे हैं, चाहे 50 वैकेंसीज के लिए 2 करोड़ बच्चे पेपर दे रहे हैं, उन 2 करोड़ में से जो बचे हुए लोग हैं, 50 लोगों को जो जॉब मिल रही है उन्हें तो पता चले उनकी जॉब लग रही है, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उन्हें तो ये पता चले कि उन्हें जॉब ही नहीं लग रही उनकी। कम से कम जॉब नहीं लगेगी तो वो कुछ और करेंगे, राइट, अपना छोटा मोटा काम करेंगे, कुछ और सोचेंगे। अगर उन्हें ये लग जाएगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, देखो कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें 1% चलो ये लग गया कि मेरे बस की ये नहीं है, चलो मेरे बस की बात नहीं है गवर्नमेंट जॉब लेना, तो हम आगे तो बढ़ेंगे। ये प्रोसेस में फंसे रह जाएंगे कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, उम्मीद में बैठे हैं, खाली 4 साल निकाल दी। अब जो ग्रेजुएशन के बाद आपने डिग्री ली थी वो भी किसी काम का नहीं है। अब कोई बंदा है बीटेक करके यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता है, मान लो वो नहीं ले पा रहा सिलेक्शन एक बार की में, 4 साल हो गए उसके, बीत गए इसी प्रोसेस के अंदर, अब उसे कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी बीटेक की जॉब लेने जाएगा, कहीं जॉब नहीं है उसके लिए, फ्रेशर को कोई जॉब नहीं देगा, वो भी 4 साल के गैप के बाद। समझ रहे हो ये चीज़? तो प्रोसेस कम होना चाहिए, ठीक है, सबसे जल्द से जल्द रिजल्ट आने चाहिए। जो फालतू की चीज़ें जो पिछले टाइम से चलती हुई आ रही हैं उनमें बदलाव होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत अच्छा बदलाव आया, राइट, उससे कितने लोगों को बेनिफिट हुआ। इस तरह के और बदलाव की जरूरत है एसएससी एग्जाम्स के अंदर। रिजल्ट टाइमली आने चाहिए, ठीक है, हर चीज़ के लिए बहाना नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। बस यही कहूँगा मैं आप सभी लोगों से, जो ये हैशटैग है ये आप लोगों की जंग है, इस हैशटैग को यूज करो। ट्विटर पे जाओ, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हो, राइट। मैं बहुत कम यूज करता हूँ, अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम वेरी रेयरली आई यूज। टेलीग्राम की बात करूँ, टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे अपडेट्स आपको देता हूँ, सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएगी, कहीं भी मैं कुछ भी कर रहा हूँ आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, चाहे ट्विटर पे कर रहा हूँ या कहीं भी। तो टेलीग्राम चैनल इज इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मैं इसी से जुड़ा रहता हूँ। अगर हम बात करें ट्विटर पर, जब आपका मुद्दा होता है, कैंपेन कोई होता है, तभी मैं सपोर्ट करता हूँ, तभी मैं आता हूँ ट्विटर पर, वरना मैं ज़्यादा यूज ट्विटर भी नहीं करता। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर सोशल मीडिया पे आप अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाओगे, आप सोशल मीडिया पे ये नहीं बताओगे कि आपको कहाँ दिक्कत है, कोई आपकी दिक्कत यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। तो इस हैशटैग को मैक्सिमम यूज करो आप, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वीडियो बनाओ, उसके ऊपर छोटी छोटी वीडियोज, अगर टाइम मिले 5 मिनट की वीडियो बना लो मोबाइल से। आवाज़ अच्छी नहीं आ रही कोई बात नहीं, कोई आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा, आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं लोग। अगर आपका इशू हाईलाइट होगा तो बदलाव भी आएंगे, बदलाव आएंगे तो आपको ही फायदा मिलेगा, ठीक है। कम से कम अपने लिए तो कुछ करो, राइट। अभी अभिनय शर्मा सर ने भी वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी वीडियो बनाई, उन्होंने बहुत चीज़ों के बारे में बात करी, लेकिन खाली करने से कहने से कुछ नहीं होगा। मैं भी कह रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे आके कह रहे हैं, लेकिन कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक टीचर्स यूनाइट नहीं होंगे, जब तक स्टूडेंट्स यूनाइट नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सभी को यहाँ पे एक प्लेन पेपर पे आना पड़ेगा और सभी लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा कि चीज़ों को कैसे रिजोल्व कर सकता है। एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि हम इस एक्शन प्लान पर चल के ये बदलाव ला सकते हैं। और एक्शन प्लान किसी को पता नहीं, क्योंकि एक अकेला बंदा क्या करेगा, एक अकेला बंदा तो सारा एक्शन प्लान बनाएगा नहीं। अगर वो एक्शन प्लान बनाएगा, लोगों के अंदर ये डर हो जाता है कि अगर इसने ये बात शेयर कर दी तो नाम इसका हो जाएगा अगर कुछ हो गया तो। भाई इन चीज़ों से ऊपर उठो, ठीक है। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आपको किस में फायदा हो रहा है, क्या ये चीज़ आपके लिए इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी थी, मैं 1.5 महीने बाद बात करता, सीजीएल टीयर 3 के रिजल्ट आने के बाद बात करता दोबारा वेटिंग लिस्ट की। लेकिन आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बनाई, रामू सर ने बनाई, उन्होंने इस मुद्दे को सपोर्ट करा और मैं नहीं चाहता ये चीज़ रुके, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना है। और बाकी टीचर से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि सर आप भी आओ, आप भी आके अपनी बातें बताओ बच्चों के लिए, राइट। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं यार, जब तक बच्चों के अंदर एनर्जी नहीं आएगी, टीचर्स के अंदर भी एनर्जी नहीं आती पढ़ाने के लिए, राइट। तो सभी लोग आओ यहाँ पे मिलके, ठीक है। हमेशा ही टीचर्स ने सपोर्ट किया है बच्चों को, और अब दोबारा कह रहा हूँ मैं कि एक बार यूनाइट हो जाओ, राइट। एक बार कर दो, बस एक बदलाव एक बार आएगा, तकलीफ देगा एक बार जब बदलाव आएगा, लेकिन फ्यूचर आने वाले टाइम में सभी लोगों को इसकी मदद मिलेगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के लिए जिन लोगों ने जंग लड़ी,
ठीक है, उसका फ़ायदा किसे मिल रहा है? आज हम सबको मिल रहा है, हम सब उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो हम हमेशा यही लड़ते रहते कि इसकी ईजी शिफ्ट में इसके इतने आ गए, मेरे तो हार्ड शिफ्ट में पेपर पड़ गया, मेरे तो इतने नंबर आ गए, हार्ड शिफ्ट की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कम से कम आज ये तो नहीं कहते हम, ये तो कहते हैं चलो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ। कई बार थोड़ा बहुत अनफेयर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती, लेकिन ये है कि हमारे अंदर ये विश्वास होता है कि चलो नहीं हुआ सिलेक्शन, मेरी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने तैयारी पूरी नहीं करी। ठीक है, अनफेयर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्स में डिले नहीं होने चाहिए। ठीक है, सारा यूथ तो यहाँ पे यूट्यूब पे पूरे दिन बैठा है, बस फालतू की चीज़ों में हम लगे हुए हैं। ठीक है, इवन मैं भी कई बार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता हूँ अपना, क्योंकि चीज़ें ऐसी चलती है मीडिया में, सिर्फ वही चीज़ आती रहेंगी, एक ही चीज़ बार बार आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। राइट, तो ज़रूरत है यहाँ पे सभी लोगों को साथ में आने की और इस चीज़ को आगे बढ़ाने की। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे यहीं बता लेता हूँ, जल्दी मिलूंगा और फिर और बातें करेंगे हम इस चीज़ के बारे में। जो भी मुझे लगेगा मैं आपको बताऊंगा, जो कुछ इसके अंदर आगे चीज़ें बढ़ेंगी उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल तो बस इतना ही कहूँगा कि ठीक है, अगर ये मुद्दा उठाया तो इसे रोको मत, सभी लोग अपना 100% दो और कोशिश करो राइट, चीज़ें सही हों। ठीक है, एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएँ राइट, कम से कम डेट तो मिले एग्जाम की, इस डेट में एग्जाम होगा, कम से कम ये तो बताया जाए कि फाइनल डेट इस डेट को आ जाएगा आपका। कुछ है ही नहीं ऐसा। ठीक है, IBPS एक ऐसी एजेंसी है जो अब तक सही एग्जाम करा रही है, UPSC भी सही एग्जाम कराती है, लेकिन SSC की बात करें पता ही नहीं कब एग्जाम होता है, कब कुछ होता है। एग्जाम में फोटो की बात करूं मैं, पहले कुछ ऐसा रूल नहीं था, अब फोटो में डेट होनी चाहिए। ये डिटेल में मेंशन नहीं किया कि पुराने स्टूडेंट्स को भी फोटो में चेंज करना है या नहीं करना। ठीक है, ये दिक्कत है यहाँ पे, और भी दिक्कतें आती रहती हैं। साइट का इशू रहता है कि 2 बार से ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे। EWS सर्टिफिकेट को लेकर क्लियरिटी नहीं है कि किसी डेट से पहले का ही चलेगा या उसके बाद का भी चल सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट्स को लेकर क्लियरिटी नहीं मिलती। ठीक है, और बाद में पता चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए और फिर रिजेक्ट कर दिए गए। मेरे से इतने मैसेज आते हैं लोगों के, सर मेरा इस डेट का बना हुआ है, चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। क्लियरिटी है ही नहीं, कहाँ से बताएं? जो आइडिया है वो तो बता देते हैं, जिस चीज़ के बारे में पता नहीं वो कैसे बताएं। ठीक है, डर लगता है कि गलत ना बता दें, अनइंटेंशनली गलत ना बता दें, इंटेंशनली तो कभी गलत बताएंगे ही नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें ऐसी ही हैं, पूरी क्लैरिटी है ही नहीं कि कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी, किस किस चीज़ पर रिजेक्शन हो सकता है आपका, और फाइनली लास्ट में जाके पता चलता है कि भाई ये तो गलत हो गया, गए आप। तो थिंग्स मस्ट बी क्लियर। और बस फिलहाल तो मैं यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, जल्दी मिलूंगा, अगर कुछ लगेगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।